स्वागत है आप सभी का डेस्टिनेशन आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज जो हम लोग का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन जानना हम लोग के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि विगत वर्षों में ना सिर्फ यूपीएससी में बल्कि इस बार 69 बीपीएससी में भी स्टैगफ्लेशन से एक प्रश्न डाला गया था और ये बहुत ही सरल टॉपिक है, लेकिन हम लोग का कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं रहता है, इसलिए हम लोग को ये काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है। इसलिए आज हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग स्टैगफ्लेशन को सीधे सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग को कुछ मूलभूत बातों को समझ लेना होगा। उसमें सबसे पहली बात हम लोग को ये समझनी होगी कि हम लोग जब इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में जब भी किसी गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है तो उसमें चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोले तो उत्पादन के कारकों की आवश्यकता होती है। और वो कारक क्या क्या है? सबसे पहले तो एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमता यानी जब आप किसी बिजनेस प्लान को लाए और उस बिजनेस प्लान से जुड़े रिस्क को भी बेयर करने की क्षमता रखते हो, या फिर आप विश्वास रखते हो कि रिस्क होगा लेकिन प्रॉफिट भी होगी, तो ऐसे सज्जन को या ऐसी मानसिक स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? उद्यमता। ठीक है। उसके बाद जो अगली जो उत्पादन के कारक की जरूरत पड़ेगी वो है लैंड यानी भूमि, और अगला क्या है? कैपिटल यानी पूंजी, और अंतिम चीज क्या है? लेबर। यहां पे हम लोग को एक बात और जानना है कि इन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जब इकोनॉमी में यूज किया जाता है तो उससे गुड्स एंड सर्विसेज का निर्माण होता है, और इसी गुड्स एंड सर्विसेज के टोटल प्रोडक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। तो जाहिर सी बात है गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में बिकेगी तो उससे जो मुनाफा आएगा, उससे जो पैसे आएंगे, उस पैसों को लाभ के रूप में एंटरप्रेन्योर को यानी कि उद्यमता को दे दिया जाएगा, रेंट यानी किराए के रूप में भूमि के मालिक को दिया जाएगा, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज जो है वो कैपिटल यानी पूंजी लगाने वाले को मिलेगा, और साथ ही साथ जो मजदूरी है वो पैसा मिलेगा श्रमिक को, यानी जिसने श्रम दिया हो सेवा और वस्तुओं के निर्माण में। अब यहां पे एक चीज हम लोग को समझनी होगी कि जब इकोनॉमी में जीडीपी बढ़ेगी तो होगा क्या कि सबसे पहले श्रमिकों यानी लेबर की मांग बढ़ जाएगी। जब लेबर की मांग बढ़ेगी तो इन जो श्रमिक हैं उनको अपने कंपनी में बनाए रखने के लिए जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनको पहले से अधिक पैसे पे करने पड़ेंगे। नए श्रमिकों को हायर करने के लिए पहले से ज्यादा पैसे ऑफर करने पड़ेंगे, यानी कुल मिला के क्या होगा कि जो वेज रेट है, मजदूरी की दर है, वो क्या होगी? बढ़ेगी। और इस मजदूरी की दर को ट्रांसफर किया कर दिया जाएगा एंटरप्रेन्योर द्वारा उन लोगों पर जो इन सेवा और वस्तुओं को खरीद रहे हैं। तो सेवा और वस्तुओं को खरीदने वाले कौन है? हम और आप। यानी इकोनॉमी में क्या होगा कि चीजों की कीमतों में वृद्धि होगी। तो सेवा और वस्तुओं के मूल्य में जब लगातार वृद्धि होने लगती है तो ऐसी अवस्था को हम लोग कहते हैं मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन। यानी कि यहां पे हम लोग को एक चीज समझना होगा कि जब इकोनॉमी में जीडीपी बढ़ती है तो उससे क्या होता है? इन्फ्लेशन बढ़ता है। यानी कि इकोनॉमी में मुद्रास्फीति आने का एक प्रमुख कारण होता है जीडीपी में वृद्धि। और यह भी कई एक बार पूछा हुआ प्रश्न है कि जीडीपी बढ़ने पे इनमें से या निम्नलिखित में से किस पे वृद्धि होती है? तो उसका जवाब हम लोग का इन्फ्लेशन हो जाएगा। एक बात हम लोग को और समझ में आया कि अगर जीडीपी बढ़ती है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जीडीपी बढ़ने का मतलब क्या हुआ? प्रोडक्शन बढ़ाना। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमको पहले से ज्यादा श्रमिकों की जरूरत पड़ेगी। तो पहले से ज्यादा श्रमिकों को अगर नौकरी मिल रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी के दर में कमी आएगी। और इस बात को हम लोग और तोड़कर समझे तो हम लोग को यह समझ में आएगा कि इकोनॉमी में जब जीडीपी बढ़ती है तो क्या होता है? इन्फ्लेशन बढ़ता है, लेकिन साथ ही साथ क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट में कमी आती है। और इसके विपरीत अगर जीडीपी दर में कमी आई तो इन्फ्लेशन दर तो घटेगा, लेकिन बेरोजगारी की दर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और इसी बात को अगर हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से देखें तो हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन के दर में वृद्धि होगी अनएम्प्लॉयमेंट का दर घटेगा, और अगर इन्फ्लेशन के दर में कमी आती है तो बेरोजगारी के दर में वृद्धि आएगी। और इस बात को समझाने के लिए एक अर्थशास्त्री हुआ करते थे जिनका नाम था क्या? विलियम फिलिप्स। उन्होंने इस ग्राफ का जन्म कहा जाता है कि उन्होंने इस ग्राफ के माध्यम से इस बात को समझाया था कि
इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में विपरीतार्थक संबंध होते हैं। विपरीतार्थक संबंध होने का मतलब क्या होता है कि मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा। तो इन्हीं के नाम पे इस कर्व का नाम फिलिप्स वक्र या फिलिप कर्व नाम दिया गया। तो ये भी एक पूछा हुआ प्रश्न है, कई एग्जाम में पूछा हुआ है कि फिलिप्स कर्व क्या दर्शाता है। तो फिलिप वक्र जो है वो दिखाता है कि इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति का बेरोजगारी के साथ विपरीत संबंध होता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है 1970 के दशक में। 1970 के दशक में क्या होता है कि अचानक से कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हो जाती है। और कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि होने का नतीजा क्या होता है कि बेरोजगारी के दर में बहुत तेजी से वृद्धि हो जाती है। यानी कि पहली बार हम लोगों ने देखा कि फिलिप कर्व के विपरीत काम हो रहा है। फिलिप वक्र में क्या कहा गया था कि जब मुद्रास्फीति होती है तो बेरोजगारी नहीं रह सकती, लेकिन पहली बार हम लोगों ने देखा कि मुद्रास्फीति है क्योंकि तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है, और तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण क्या हुआ है कि अनएम्प्लॉयमेंट में भी वृद्धि हो गई है। तो ऐसी स्थिति क्यों हुई भाई? तो जब लागत मूल्य में वृद्धि होने के कारण जब महंगाई बढ़ती है तो उसको हम लोग कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी लागत जनित मुद्रास्फीति। जब लागत जनित मुद्रास्फीति आती है तो क्या होती है कि चीजों की कीमत में अचानक से वृद्धि होती है और उस वृद्धि से निपटने के लिए आपके पास पर्याप्त पैसे उपलब्ध नहीं होते। नतीजा क्या होता है कि आप सेवा और वस्तुओं के मांग में कमी करते हो। तो सेवा और वस्तुओं के मांग में कमी होगी यानी डिमांड में कमी होगी, और नतीजा यह होगा कि जितने उपलब्ध सेवा और वस्तु बाजार में है वो बिकेंगे नहीं, और नहीं बिकने के कारण क्या होगा कि जो प्रोड्यूसर है वो अपना प्रोडक्शन को कम कर देंगे। जब प्रोडक्शन कम होगा तो प्रोडक्शन कम होने का मतलब क्या हुआ? जीडीपी में कमी आएगी, और इस जीडीपी में कमी आने का कारण क्या हुआ? इन्फ्लेशन में वृद्धि। यानी कि पहली बार हम लोगों ने देखा कि इन्फ्लेशन में वृद्धि हो रही है तो जीडीपी में कमी आ रही है, जीडीपी में कमी के कारण इन्फ्लेशन में वृद्धि हो रही है। यानी जो नियम हम लोग पहले देख चुके थे कि जीडीपी में कमी होने पे अनएम्प्लॉयमेंट में वृद्धि होती है, ये तो यथास्थिति बनी हुई थी। लेकिन हम लोगों ने क्या पाया कि इन्फ्लेशन में वृद्धि और साथ ही साथ जीडीपी में कमी। जब इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट एक साथ इकोनॉमी में उपस्थित हुआ पहली बार, तो इसके लिए क्या हुआ कि ब्रिटेन के एक वित्त मंत्री हुआ करते थे, उनका नाम था इयान मैकलियोड। इयान मैकलियोड ने कहा कि भाई इकोनॉमी में इन्फ्लेशन के कारण जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो रुक गई है। इकोनॉमिक ग्रोथ रुक गई है यानी क्या हो गया? स्टैग्नेशन हो गया। स्टैग्नेशन यानी ठहराव आ गया है। तो उन्होंने ही एक शब्द कॉइन किया कि स्टैग्नेंट और इन्फ्लेशन को जोड़ के उन्होंने एक शब्द का जन्म दिया, उसका नाम दिया स्टैगफ्लेशन। यानी स्टैगफ्लेशन का एक डेफिनेशन हम लोग को यहां पे मिल जाता है कि अर्थव्यवस्था में जब बेरोजगारी और मुद्रास्फीति एक साथ उपस्थित हो, ऐसी अवस्था को हम लोग कहते हैं स्टैगफ्लेशन। लेकिन जब हम लोग स्टैगफ्लेशन का हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं तो हम लोग को उसका जो नाम मिलता है वो हम लोग को मिलता है मुद्रास्फीति जनित मंदी। तो मुद्रास्फीति जनित मंदी क्यों कहा जाता है, इसको समझने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग को समझना होगा मंदी किसे कहते हैं। तो हम लोग को एक चीज समझना होगा कि इकोनॉमी कभी भी सीधी लकीर में ऊपर नहीं जाती। इकोनॉमी का जो ग्रोथ, जो चलने का स्टाइल होता है वो ऐसा होता है साइकिल के पहिए की तरह। जो पॉइंट नीचे गया है वही पॉइंट घूम के ऊपर आएगा, वही पॉइंट फिर नीचे जाएगा, फिर वही पॉइंट वापस से ऊपर आएगा। और इन्हीं स्टेजेस का हम लोग अलग अलग नाम देते हैं। जब इकोनॉमी बढ़ रही हो, पॉजिटिवली बढ़ रही हो, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सपेंशन। जब इकोनॉमी अपने सबसे चरम अवस्था पे पहुंच जाती है यानी सबसे अच्छी स्थिति पे पहुंच जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक बूम। जब इकोनॉमी नीचे जाना शुरू करता है तो उसको हम लोग कहते हैं स्लंप। और जब गिरते गिरते इकोनॉमी नेगेटिव जोन में आ जाए, नेगेटिव जोन में यानी 2 लगातार तिमाही तक नेगेटिव ग्रोथ हो जाए जीडीपी की, तो उसे हम लोग कहते हैं रिसेशन। यानी 2 लगातार तिमाही तक अगर जीडीपी ग्रोथ ऋणात्मक रहे तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मंदी। ठीक है। फिर उसी तरीके से जब मंदी एकदम सबसे चरम स्थिति पे पहुंच जाती है उसको हम लोग उसको कहते हैं डिप्रेशन। इकोनॉमी जब उबरना शुरू हो जाए लेकिन अभी भी नेगेटिव जोन में ही रहे तो उसको हम लोग कहते हैं रिकवरी। तो यहां पे हम लोग जान चुके हैं कि रिसेशन किसे कहते हैं यानी कि मंदी किसे कहते हैं, और डिप्रेशन को हम लोग कहते हैं अवसाद।
तो यहां पे रिसेशन जब आया तो इस रिसेशन का बहुत सारा कारण हो सकता है, उसमें से एक कारण हो सकता है कि रिसेशन जो आया है वो आया है मुद्रास्फीति के कारण। क्यों आया है भाई? तो हम लोग देखेंगे जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उस मुद्रास्फीति से निपटने के लिए हमारे पास पर्याप्त पैसे नहीं होते, तो हम लोग सेवा और वस्तुओं के मांग में कमी करते हैं। सेवा और वस्तुओं के मांग में कमी करते हैं तो उत्पादन में कमी आती है, और उत्पादन में कमी के कारण क्या होता है? जीडीपी नेगेटिव हो जाती है। और इस नेगेटिव जीडीपी अगर 2 महीने तक नेगेटिव जोन में ही रह जाए तो उसी को हम लोग कहते हैं रिसेशन। अब क्या होगा कि रिसेशन जो आया, ये रिसेशन आया वो किस कारण से आया भाई? तो इन्फ्लेशन के कारण आया, इसीलिए इसको भी हम लोग स्टैगफ्लेशन ही कहेंगे। और इसी स्टैगफ्लेशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं मुद्रास्फीति जनित मंदी। और ये मुद्रास्फीति कई कारण से हो सकती है। कई कारण में एक कारण ये हो सकता है कि भाई या तो लागत मूल्य में वृद्धि हो जाए, या फिर हम लोग जैसे जिम्बाब्वे या फिर वेनेजुएला के केस में देख चुके हैं कि सरकार अपने खर्चों को अधिक कर देती है। उस कारण से क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में पैसे की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लोगों के पास ढेर सारे पैसे हो जाते हैं, लेकिन उस अनुपात में अर्थव्यवस्था में सेवा और वस्तुओं की उपलब्धता घट जाती है। नतीजा क्या होता है कि सेवा और वस्तुओं की कीमत में आसमान छूने जितनी तेजी आ जाती है, लेकिन लोगों के पास पैसे होते हुए भी उन चीजों को खरीदने में उनकी जो क्षमता होती है वो कम या ना के बराबर हो जाती है। ठीक है, ये सारा टॉपिक हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे थे, उसका कारण है ये। इस बार 69th बीपीएससी के प्री में एक प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन से कारणों से बाजार में मुद्रास्फीति जनित मंदी यानी कि स्टैगफ्लेशन आने की संभावना है। हालांकि इसका उत्तर जो आयोग की तरफ से दिया गया था इस प्रश्न का जवाब वो नहीं है। क्यों दिया गया था हमें नहीं मालूम, लेकिन हम लोग चलिए चर्चा करते हैं। पहला कारण बताया गया है कि सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव, जैसा कि हमने बताया था कि वेनेजुएला के केस में जो हुआ था, यानी कि ये केस तो होगा ही होगा। चलिए दूसरा केस क्या कहता है? औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती। जाहिर सी बात है ये भी होगा। अगला क्या कह रहा है? कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी। तो जाहिर सी बात है मांग में कमी, और साथ ही साथ मांग में कमी होगी तो उपभोक्ता जो अपना खर्च करता है उसको क्या करेगा? कम कर देगा। और चौथा पॉइंट बोलता है कि घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धा में कमी। यानी सस्ते भाषा में कहा जाए, हल्के भाषा में कहा जाए तो मुद्रास्फीति बढ़ने पे क्या डॉलर के मुकाबले रुपए ज्यादा मजबूत हो जाएंगे? तो जवाब है कि ऐसा नहीं होता। जब मुद्रास्फीति हमारे देश में बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश के अनुपात में विदेशी सामान क्या होगा? सस्ता मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? विदेश से ज्यादा चीजों को अपने देश में इंपोर्ट करने लगेंगे। ठीक है, जब इंपोर्ट करेंगे तो क्या होगा कि उस इंपोर्ट के बदले में हमको डॉलर खरीदना पड़ेगा, और डॉलर खरीदने के लिए हमको रुपए खर्च करने पड़ेंगे, यानी अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या होगी? रुपए की मात्रा बढ़ जाएगी। और हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं जब किसी चीज की मात्रा बढ़ती है तो उसका वैल्यू बढ़ता नहीं, उसका वैल्यू घट जाता है। यानी कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में रुपए की मजबूती नहीं बढ़ेगी, रुपए में कमजोरी आएगी, यानी कि ये पॉइंट नहीं होगा। तो अगर सही मायने में पूछा जाए तो उत्तर होना चाहिए था 1, 2 एवं 3, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा कोई भी ऑप्शन आयोग ने नहीं दिया था। या तो 1 और 2 दिया था, या तो 2 और 3 दिया था, 1, 3 और 4 दिया था, और 1, 2, 3 और 4 दिया गया था। हालांकि आयोग की तरफ से बताया गया था कि ये उत्तर होना चाहिए, लेकिन ये उत्तर हमारे हिसाब से सही नहीं है। हो सकता है आयोग जाके आगे चल के सुधार करे, लेकिन फिलहाल हम लोग को यही मान के चलना है कि मुद्रास्फीति के आने से हमारे जो डोमेस्टिक करेंसी होती है वो मजबूत नहीं, उल्टा और कमजोर हो जाएगी। ठीक है, ये था आज का हम लोग का सेशन। इन सारे पीडीएफ को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लेकिन आपको एक और जानकारी देनी है कि इस प्रकार के प्रश्नों को मान के चलिए कि आने वाले बीपीएससी की परीक्षाओं में कॉमन कर दिया जाएगा। आने वाले दिनों में आपके बेसिक कोर कंसेप्ट के जब तक आप काम नहीं करोगे तब तक आप पीटी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। और आप 70th बीपीएससी की पीटी को आसानी से क्वालिफाई कर जाओ, इसके लिए हम लोग 25 तारीख से यानी 25 नवंबर से आप लोगों के लिए एक सेशन लेके आ रहे हैं। वो है अभ्यास टेस्ट सीरीज, जो कि 25 नवंबर से शुरू हो रहा है, और इसका जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगा सुबह 10 बजे से। इसमें ना सिर्फ आपको 150 क्वेश्चन दिए जाएंगे,
बल्कि इसमें आपका डिस्कशन भी करवाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस तैयारी में आपके जेब से कुछ भी खर्च होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये पूरा सेशन क्या होने वाला है, फ्री होने वाला है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपको विशेष जानकारी दे दी जाएगी। और इस पूरे पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हम आपको सलाह देंगे कि ऐसे हमारे ज्ञानवर्धक वीडियोस और आते रहेंगे, तो इसीलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो अगर आपको लाभप्रद लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।